ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ये थोड़ा बहुत कल के बारे में था जो मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है, ये उसका रिवीजन था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टेबिलिटी है एटम की, इसको एक्सप्लेन किया था नील बोहर ने। किसने किया था? नील बोहर जो था एक साइंटिस्ट, उसने क्या किया? नील्स बोहर, उसने क्या किया? उसने जो स्टेबिलिटी एटम की है उसको क्या किया? उसको एक्सप्लेन किया, या हम बोल सकते हैं उसने क्या किया, जो रदरफोर्ड था उसका जो ड्रॉबैक था कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसको ओवरकम किसने किया? उसको नील बोहर ने ओवरकम किया। ठीक है, अगर हम देखेंगे नील बोहर ने क्या किया, उसने एक नया अरेंजमेंट दिया इलेक्ट्रॉन्स का एटम में। 1913 में क्या किया नील बोहर जो है, उसने एक नया अरेंजमेंट दिया इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, वो होते हैं सर्टन ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एक सर्टन एनर्जी लेवल होती है, और हर कोई ऑर्बिट जो होता है उसका डिफरेंट रेडियस होता है। ठीक, नील बोहर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं कुछ सर्टन ऑर्बिट्स में। ठीक है, सर्टन ऑर्बिट्स में वो करते हैं रिवॉल्व, और जो ये ऑर्बिट्स होते हैं इनकी डिफरेंट रेडियस होती है। अगर हम पहले इस सर्कुलर ऑर्बिट की बात करेंगे, आप यहां से न्यूक्लियस से देखो, इसका रेडियस इतना है। अगर आप इसका देखोगे जो सेकंड सर्कुलर ऑर्बिट है इसका रेडियस इतना है। तो ऐसे एक एक सर्कुलर ऑर्बिट जब ऐड होता जाता है उनका जो रेडियस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और हर कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिट में, उसकी क्या होती है? उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है। अगर हम देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है उसकी एक एनर्जी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले सर्कुलर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कुछ और होगी। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन जो कहां पे है, जो न्यूक्लियस के क्लोज है। ठीक है, अगर हम इस ऑर्बिट की बात करेंगे, सपोज मैं इसका ऑर्बिट अभी 1 रख रही हूँ नाम, ये ऑर्बिट जो क्लोजर है न्यूक्लियस के, ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू जो इसके बाद वाला ऑर्बिट आता है। अगर हम ये वाला ऑर्बिट नंबर 2 देखेंगे, इसकी जो एनर्जी होगी वो इस ऑर्बिट 1 से ज्यादा होगी। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो ऑर्बिट 1 में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी से क्या होगी? उसकी एनर्जी से वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे उसका सेकंड क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, या हम बोलेंगे पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ऑर्बिट जो होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, या हम उसको इलेक्ट्रॉन शेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो हमारा ऑर्बिट होता है, जो हमारा ऑर्बिट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इलेक्ट्रॉन शेल्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स के अलावा हम क्या इसको बोलते हैं? इसको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, या हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, यानी ये एनर्जी लूज नहीं करते हैं। अगर इनकी जो मोशन है वो कितनी भी एक्सेलरेट हो जाएगी, स्टिल ये एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर ये एनर्जी को लूज नहीं करेंगे जब ये रिवॉल्व करेंगे इन ऑर्बिट्स में, तो वहां पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेंगे। और हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एटम है वो जैसे स्टेबल था उतना ही स्टेबल रहा। अगर उसकी जो मोशन है उस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेट भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन शेल्स भी बोलते हैं। तो नील बोहर ने कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब किया? क्या बोला उसने? पहला पॉइंट इसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस खाली सर्टेन ऑर्बिट्स में, या जिनको हम सर्टेन एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, और हर किसी ऑर्बिट का क्या होता है? डिफरेंट रेडियस होता है। और दूसरा उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी में न्यूक्लियस के अराउंड, वो कभी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, यानी एनर्जी को लूज नहीं करता है। ये कितना भी एक्सेलरेट हो जाए, यानी इसकी जो मोशन है वो कितनी भी एक्सेलरेट हो जाए, स्टिल ये न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा क्योंकि ये एनर्जी लूज नहीं करता है। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक?
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो बोहर है उसने अपना जो मॉडल दिया था, यानी नील बोहर ने क्या किया, उसने अपना भी एक मॉडल दिया था एटम का, जिसमें उसने क्या किया, जिसमें उसने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और जो प्रेजेंट कंसेप्ट है एटम का, जो भी हमें अभी कंसेप्ट है एटम का, वो जो है अब देखो जो बोहर मॉडल है एटम का, पहला पॉइंट क्या है बोहर मॉडल के का, कि जो एटम होता है इसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, फिर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें जो एटम होता है इसमें इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, तो एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पहला पॉइंट क्या है, एटम जो है इसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयरएज न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, यानी जितने नंबर नेगेटिव चार्ज के होते हैं उतने ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज यूनिट्स भी होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एटम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये अगर हमारा एटम है, न्यूक्लियस इसके सेंटर पे होता है, ये स्मॉल होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में, जिनको हम एनर्जी लेवल्स, शेल्स बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक, ये जो एनर्जी लेवल्स है या जो शेल्स है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और या हम लेटर से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो या तो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एनर्जी लेवल्स को, इन शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईदर विद दी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 या बाय लेटर्स के एल एम एन ओ पी। ठीक है, अगर हम एनर्जी लेवल्स जो है वो हम कैसे काउंट करते हैं, जब हम सेंटर से बाहर जाते हैं उस टाइम पे हम काउंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी, नजर रखना कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की वजह से। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। राइट, प्रोटॉन्स की वजह से। खाली आसिला जो है ये खाली रिस्पॉन्ड देती है, बाकी बच्चों को समझ नहीं आता है। फर्स्ट लेक्चर से मैं यही बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, तब भी आपको समझ नहीं आता है। न्यूक्लियस जो है इसका पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर पे लोकेटेड होता है। देन अगर हम बात करेंगे फर्स्ट शेल की, जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, या तो हम इसको के लिख सकते हैं, के नाम दे सकते हैं, या हम इसको 1 दे सकते हैं नाम। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आएगा हमारा शेल, उसको हम या तो एल नाम रिप्रेजेंट दे सकते हैं या हम उसको 2 दे सकते हैं नाम। ठीक, देन ऐसे अगर हम थर्ड वन की बात करेंगे, ठीक है, थर्ड वन जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, एम देंगे, या हम इसको 3 शेल देंगे नाम। ठीक, ऐसे जो फोर्थ है हमारा,
ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सर्कल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वी कैन रिप्रेजेंट इट विद नंबर 4 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम सेंटर से यानी न्यूक्लियस से आउटवर्ड की तरफ जाते हैं हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। आप देखो जो ये शेल है, शेल नंबर 1 जो है, जो न्यूक्लियस के क्लोज है, इसका नाम हमने 1 रखा या के, फिर जो उसके बाद आएगा देन एल आएगा या हम 2 बोलेंगे, जो उसके नेक्स्ट। यस, किसी को कोई क्वेश्चन? उस्मा मैम एक सेकंड आप होल्ड करें प्लीज। ये कौन बदतमीज बच्चा है? आपको जो भी वहां पे छोटा बच्चा है ना, अनम्यूट करें ना। क्या कर रहे हो आप लोग? मजाक है ये क्लास? जो भी लगेगा ना उसमें मैम दफा करो उस स्टूडेंट को वहां से। जी मैम। कब से सुन रहे हैं इनका बकवास ये? ठीक है, नजर रखिए, कोई भी ऐसे बिना वजह अपनी माइक अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। जिसको क्वेश्चन पूछना होगा खाली वो अनम्यूट करेगा, नजर रखिए। तो जैसे ही हम जो न्यूक्लियस है उसके बाहर जाते हैं यानी उसके आउटवर्ड देखते हैं, तो पहला शेल आता है के, देन सेकेंड आता है एल, देन एम आता है, और उसके बाहर जो आउटवर्ड आता है वो आता है एन। ऐसे हम नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये हमारे शेल्स होते हैं या जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि हर कोई शेल जो होता है उसमें एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी हम बोलेंगे जो एक शेल है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई करेगा वो एक लिमिटेड नंबर में ऑक्यूपाई करता है। अगर हम के शेल की बात करेंगे, जो हमारा के शेल होता है ये खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे सेकेंड एनर्जी लेवल की, जो क्या है, जो हमारा एल शेल है, ठीक है, उसमें अगर हम देखेंगे उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद जो थर्ड एनर्जी लेवल है हमारा, दैट इज एम, ठीक, उसमें कितने हैं? उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देन जो फोर्थ एनर्जी लेवल है यानी जो एन शेल है हमारा, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने? 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो हमारा के शेल है इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भर सकते हो। ऐसे जो हमारा एल शेल है इसमें आप 9 से ज्यादा, मतलब हम बोलेंगे खाली इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्यूपाई करेगा। देन जो एम शेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एन शेल है इसमें कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखो जो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं, इनमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। जो शेल न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसमें मिनिमम एनर्जी होती है, और जो न्यूक्लियस से फिर दूर दूर जाता है उसमें क्या होती है? उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। अगर हम के शेल की बात करेंगे यहाँ पे, इसकी क्या होगी? इसकी मिनिमम एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के। अगर हम एन शेल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो एन शेल जो होगा इसकी क्या होगी? इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है। के शेल की क्या होगी? मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज है। और जो हमारा एन शेल है जो न्यूक्लियस से दूर है, इसकी क्या होगी? इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं इन एनर्जी लेवल्स में, उनमें कोई भी चेंज नहीं आती है एनर्जी में, ठीक है। इसीलिए जो हम बोलते हैं कि एटम स्टेबल होता है, जो नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था, जहां पे आपको मैंने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है अगर ये कितना भी मोशन एक्सेलरेट इसका हो जाएगा, स्टिल ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। जिस एनर्जी लेवल में है ये वो वहां से एनर्जी लूज नहीं करता है। लेकिन क्या हो सकता है कि एनर्जी की चेंज आ सकती है इलेक्ट्रॉन में। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करेगा इस लोअर एनर्जी से, यानी इस के शेल से। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा के शेल में है, ठीक है, अगर उस इलेक्ट्रॉन ने जंप किया हायर एनर्जी लेवल में यानी एल शेल में, उस टाइम पे इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे इसकी क्या हो जाएगी? इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। वेयर एज अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, सी फॉर एग्जांपल वो एल शेल में है और इसने जंप किया लोअर एनर्जी लेवल में यानी के शेल में इसने किया जंप, तो उस टाइम पे भी इसकी एनर्जी क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है
जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जंप करता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में है और वो जंप कर रहा है एल शेल में, लोअर से कहां जंप कर रहा है, वो हायर तक जंप कर रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को गेन करेगा। क्या मैंने बोला कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है, से फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रॉन के शेल में है, तो अगर वो जंप करेगा के शेल से एल शेल में, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में वो जंप करेगा, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। अब देखो, अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो हायर एनर्जी लेवल में होगा, सी फॉर एग्जांपल वो एल में होगा मेरा इलेक्ट्रॉन, तो अगर उसने लोअर एनर्जी लेवल में जंप किया, जैसे के शेल में उसने जंप किया, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि ये लूज करेगा अपनी एनर्जी। क्या करेगा? अपनी एनर्जी लूज करेगा। पहले तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन के शेल में है वो के शेल में ही रहेगा, उसकी एनर्जी वही रहेगी। लेकिन अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, लोअर से हायर कर रहा है या हायर से लोअर कर रहा है, उस टाइम पे एनर्जी में चेंज आएगा। अगर लोअर से क्या करेगा? हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी गेन करेगा। अगर हायर से क्या करेगा? लोअर में आएगा, उस टाइम पे एनर्जी को क्या करेगा? वो लूज करेगा। समझ आया यहां तक सबको? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? ठीक, ये जो था अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हमने देखी मॉडल्स। पहला मॉडल किसने दिया था? पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, राइट। देन सेकंड मॉडल जो था इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, देन थर्ड मॉडल वाज गिवन बाय बोहर मॉडल, और जो प्रेजेंट मॉडल है एटम का दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये तो हो गया मॉडल्स का। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी भी एटम में, वही हमें देता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने नंबर है प्रोटॉन्स के एक एटम में, हम तब बोलते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूंगी, सोडियम एलिमेंट जो होता है इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। क्या मैं बोल रही हूँ? जो सोडियम एलिमेंट होता है इसमें कितने होते हैं? इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 11 होता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, तो इसका जो Z है दैट इज 11। ये सोडियम की बात है। ऐसे अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन जो होता है, कार्बन एलिमेंट जो होता है इसमें क्या होते हैं? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर? 6। राइट, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होगा? 6 होता है वो एटॉमिक नंबर। ठीक है, सारे जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में, और उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उनके न्यूक्लियस में वो डिफरेंट होते हैं, और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, यानी कोई भी दो एलिमेंट जो है उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो हर कोई जो एलिमेंट होता है इसका एक अपना एटॉमिक नंबर होता है जो किसी और एलिमेंट के साथ रिजेंबल नहीं करता है। हर कोई एलिमेंट का क्या होता है? उसका अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर से ही हम क्या करते हैं? हम एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज अगर मुझे कोई बोलेगा कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो एलिमेंट कौन सा है, तो मुझे खुद पता लगेगा कि खाली कार्बन ऐसा होता है जिसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जो एलिमेंट है, गिवन एलिमेंट है, दैट इज कार्बन। अगर हम सोडियम की ऐसी ही बात करेंगे, अगर कोई आपको बोलेगा कि हाँ बोलो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है इट्स 11, या अगर आपको कोई इतना बोलेगा कि एटॉमिक नंबर 11 है, ये कौन सा एलिमेंट है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये सोडियम होता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर किसी एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कभी भी रिजेंबल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो क्या करता है? जो एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करता है, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर जो होता है। ठीक है,
अब देखो जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो डिफरेंट होते हैं और उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है। अगर हम नॉर्मल एटम की बात करें यानी हम न्यूट्रल एटम की अगर बात करेंगे, वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, ठीक है, लेकिन उसमें कौन से एटम होने चाहिए, न्यूट्रल एटम होने चाहिए, तो वो बराबर होगा उसमें नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम जो होता है जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है, हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, बेशक मैडम ये अच्छा काम भी ये अंदर छो ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे सोडियम की, ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करेंगे जिसमें न्यूट्रल एटम है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है, कितने इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम जो है अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो बराबर होगा 11। लेकिन कब हम बात करें, जब इसमें न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, याद रखना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, हम आयंस की बात नहीं कर रहे। आयंस में क्या होता है, आयंस में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घट भी जाते हैं, उस केस में हम उसको एटॉमिक नंबर नहीं बोल सकते। हम एटॉमिक नंबर बराबर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तब जब हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आयंस की बात करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, उस केस में हम नहीं बोल सकते कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है, खाली ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के जो पार्ट लेते हैं उस केमिकल रिएक्शन में, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कभी भी पार्ट नहीं लेते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके दौरान क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा जो एटम कोई रिएक्ट कर रहा है उस टाइम पे हमारा जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रल एटम होगा उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट न्यूट्रल एटम। ठीक है, या जो हम बोलेंगे उस एलिमेंट में जो प्रेजेंट होंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ, यहां तक सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक, अब देखो ये तो हो गया है एटॉमिक नंबर, अब हम मास नंबर की बात करेंगे। ठीक है, मास नंबर। अब एटम जो होता है आपको पता है इसमें 3 एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था एक बार कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम उसको इग्नोर ही करते हैं। तो जो रियल मास है एटम का उसको वो कौन डिटरमाइन करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स खाली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे एटम में, एलिमेंट के एटम में, वो उसका मास नंबर होता है। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी एक एलिमेंट जो है उसमें जो एटम है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, उसमें कितने न्यूट्रॉन्स, उनका सम जो होता है दैट इज इक्वल टू मास नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात करेंगे, इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम जो होता है इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 11
प्लस 12 वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 23। यानी जो मास नंबर है सोडियम का दैट इज 23। ठीक है, ऐसे आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, वहां पे अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर लोगे उस टाइम पे हम बोलेंगे कि हमारा जो ये एलिमेंट है उसका वो मास नंबर आएगा। और जो मास नंबर होता है हमारा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। ठीक है, जो ए होता है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर। तो ए जो है सोडियम का दैट इज इक्वल टू 23 के बराबर है। वो किसके बराबर है, वो 23 के बराबर है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जो हाइड्रोजन है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एक होता है दोनों। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास तो हम नहीं लेते हैं, वो तो नेग्लिजिबल होता है। हम लेते हैं नंबर ऑफ किसका मास, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। तो मास नंबर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ हाइड्रोजन वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पे 1 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पे होते ही नहीं 0। तो उसका जो मास नंबर है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको इनका नाम एक बोला था, इनको हम क्या बोलते हैं, वो नाम क्या था, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। राइट, उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं मास नंबर किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो कि प्रेजेंट होंगे एटम में। ठीक है, एक एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे हम उस केस में बोलेंगे कि ये इसका मास नंबर है। अब देखो जो मास नंबर होता है ये हमें एटॉमिक मास भी देता है। कैसे, अगर हम देखेंगे मास नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी भी एटम का क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 के बराबर होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मास नंबर, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैंने बोला आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 जितने होंगे, अगर 2 होंगे मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कितना ले रहे हैं, 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो मास नंबर क्या आएगा, बराबर नंबर ऑफ या हम बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट जो हमें पता है कि टोटल मास जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटॉमिक क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, जो टोटल मास होता है प्रोटॉन्स का और जो टोटल मास होता है न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अगर सोडियम जो है इसका मास नंबर 23 है तो इसका एटॉमिक मास क्या आएगा, 23U, क्योंकि ये आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि एटॉमिक मास को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, U से हम U रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास इसके बराबर आएगा, 23U के बराबर आएगा। ठीक, अब अगर हम देखेंगे जो हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर है इसके बीच में रिलेशन क्या है, मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, आपस में इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, हमें पता है अभी तक मास नंबर जो है वो किसके बराबर है, mass number is equal to what, number of protons plus number of what, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं एक एटम में दैट इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मास नंबर किसके बराबर आएगा, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने देखा अभी इससे पहले कि वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो मास नंबर हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारा जो एलिमेंट होता है इसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस एलिमेंट का क्या सिंबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर लेटर से, ठीक है, उसको हम उसका सिंबल बोलेंगे। देन हम हमारा जो मास नंबर होता है वो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड ऊपर लिखते हैं हमारा मास नंबर,
ठीक। और हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो हम लेफ्ट साइड से ही लिखते हैं, लेकिन नीचे लिखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कार्बन की, ठीक, कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। और इसका जो मास नंबर है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 12, ये हमने देखा है, ठीक है। तो अगर हम कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबल C होता है, कार्बन का सिंबल C होता है। और नीचे हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर जो 6 है, और मास नंबर हम ऊपर लिखेंगे जो क्या है, विच इज 12। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक नंबर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैसे टाइम हो गया, मुझे नहीं लगता अभी होगा ये पॉसिबल, तो इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल इसका जो है वो कल करेंगे, ठीक है। ओके। और आपका क्या होम टास्क होगा आज, आप सब जो भी मैंने पोस्टुलेट्स आपको बोले, जो भी मैंने बोहर मॉडल के पॉइंट्स आपको बोले, आप क्या करोगे, आप वो नोट डाउन करोगे, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करोगे और आप उसका PDF सेंड करोगे, ठीक, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज।